के भाई प्रेम सर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने जो परिस्थितिकी टॉपिक चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट लेके पहुंचे हैं। उसमें आपको आज खाद्य श्रृंखला और खाद्य चाल और जो पारिस्थितिकी पिरामिड्स है उनके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। पहले अपने देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला ये क्या होता है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि उत्पादक से भोजन को लेकर शाकाहारी से और शाकाहारी से मांसाहारी तक एक चेन बनती है। इस चेन को कहते हैं फूड चेन। जैसे पहले उत्पादक कौन है? पौधा। और उत्पादक से शाकाहारी कोई माने तो शाकाहारी कोई मान लो आप हिरण है और हिरण को शेर खाता है तो उत्पादक का उत्पादक से शाकाहारी और शाकाहारी से मांसाहारी। ये इस प्रकार एक श्रृंखला बन गई। ये एक श्रृंखला बन गई। इस श्रृंखला को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। कि उत्पादक से भोजन का शाकाहारी में स्थानांतरण और शाकाहारी से मांसाहारी में स्थानांतरण से एक श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला को खाद्य जाल कहते हैं। उत्पादक को यह पौधा है, यह कौन खाते हैं? शाकाहारी। और शाकाहारी को मांसाहारी खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं जिससे एक श्रृंखला प्राप्त होती है। इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला के प्रकार अपने देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। पहली है चारण खाद्य श्रृंखला। और 2 नंबर है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। और 3 नंबर है परजीवी खाद्य श्रृंखला। ये 3 टाइप है फूड चेन के। अब अपने पहले देखते हैं कि चारण खाद्य श्रृंखला कौन सी है। चारण खाद्य श्रृंखला देखे तो उत्पादक से शाकाहारी तक और शाकाहारी से मांसाहारी तक ऐसी श्रृंखला जिसमें जीवों का आकार तो बढ़ता है लेकिन उनकी संख्या है वो कम होती जाती है। संख्या कम होती जाती है। चारण खाद्य श्रृंखला क्या है कि उत्पादक से शाकाहारी तक और शाकाहारी से मांसाहारी तक ऐसी श्रृंखला जिसमें जीवों का आकार तो बढ़ता है लेकिन संख्या है वो कम होती जाती है। एग्जांपल देखें तो इसका मान लो घास का पौधा है। इसको मान लो ये घास के पौधे मान लो 15 है और इनको 10 हिरण खाते हैं और इन 10 हिरण को
10 हिरण को 5 ही शेर खाएंगे। इसमें देखो कि जो संख्या है वो तो कम होती जा रही है, लेकिन इनके आकार है, इनके आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यही अपने एक उत्पादक से शाकाहारी तक और शाकाहारी से मांसाहारी तक ऐसी श्रृंखला जिसमें जीवों का आकार तो बढ़ता है लेकिन उसमें संख्या वो क्या है, कम होती जाती है। एग्जाम्पल, घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है, लेकिन जो घास के 15 पौधे उनको 10 हिरण खाते हैं और 10 हिरण को 5 शेर खाते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो इनका आकार तो वो तो बढ़ता गया लेकिन जो इनकी संख्या वो क्या है, कम होती जाती है। इसको कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। इसमें आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे घास को खाता है कीट और कीट को मेंढक और मेंढक को सांप। अब आप मानो घास के 15 पौधे हैं, इनको 100 कीट खाते हैं और इन 100 कीटों को 20 मेंढक खाते हैं और इन 20 मेंढक को 5 ही सांप खाएंगे। तो इनके आकार में तो वृद्धि हो रही है लेकिन जो संख्या है वो कम होती जा रही है। ये एक प्रकार की चारण खाद्य श्रृंखला है। इसमें 2 एग्जांपल है, घास हिरण और शेर का, और घास के बाद घास को कीट खाता है और कीट को मेंढक और मेंढक को सांप खा जाता है। इसको अब आगे सांप को आप आगे भी कर सकते हो, जैसे बाज है तो ऐसे मान लो 2 बाज ही इनको 5 सांप को खाएगा। जो निरंतर संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये हमारी क्या है, चारण खाद्य श्रृंखला है। आगे इसका देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है इसका मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि पदार्थ से लेकर जो श्रृंखला है वो अपघटन की तरफ चलती है, अपघटन की तरफ चलती है। इसको कहते हैं मृतोप खाद्य श्रृंखला। मृतोप खाद्य श्रृंखला पदार्थ से अपघटन की ओर चलती है। इसका एग्जांपल अपने देखते हैं कि कवक है, कवक को जीवाणु और जीवाणु को मछली और मछली को पक्षी खाते हैं। अब ये क्या है, ये भी अपघटक, ये अपघटक है जो पदार्थ का अपघटन करते हैं। अब इनको यदि कवक को जीवाणु और जीवाणु को मछली और मछली को पक्षी कहा जाता है, लेकिन जब पक्षी मरता है तो वापस यही प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाती है, अर्थात यह एक अपघटन की प्रोसेस। अपघटन का अर्थ मतलब सड़ना गलना, पदार्थ का सड़ना गलना। जैसे पक्षी मरता है तो इनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही सड़ाया गलाया जाता है, इससे इसमें एक अपघटन की क्रिया होती है, इसलिए इसको कहते हैं मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला के बाद अपने आते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला ये कौन सी है, देखते हैं अभी। मृतोपजीवी के बाद परजीवी खाद्य श्रृंखला में मृतोपजीवी जाती थी पदार्थ से अपघटन की ओर, लेकिन यह जाएगी परपोषी से परजीवी की ओर, परजीवी की ओर। इनकी अपने जितने वो डेफिनेशन है इस पे नहीं ध्यान देना, जितना इन पे अपने जो ये मेन पॉइंट है इस पे ध्यान देना है। जो परिभाषा है वो आपको पता है, ऑप्शन टाइम में कभी नहीं पूछी जाती, जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अपने इसमें परिभाषा में चक्कर में ना आकर उनके अपने सीधा एग्जाम्पल करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो सूर्य एक परपोषी है जो पौधों को प्रकाश देकर
पौधों को प्रकाश देता है। पौधा इनका प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इनको मान लो बकरी खाती है और बकरी को शेर और शेर पर जूं। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था जूं है वो एक परजीवी है जो मानव में भी होती है, मानव के ऊपर भी होती है, एक्टोपैरासाइट है। सूर्य पर पौधा परजीवी है और पौधे पर बकरी और बकरी पर शेर और शेर पर जूं। ये एक परजीवी की ओर चलने वाली श्रृंखला है। इस प्रकार की श्रृंखला को कहते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। कि परपोषी से परजीवी की ओर जाने वाली खाद्य श्रृंखला को परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब एक बार इनको अपने एग्जांपल के साथ दोबारा देख लेते हैं। इसके 3 प्रकार तीनों अपने कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन एक बार इसको अपने देख लेते हैं कि इसमें तीनों प्रकार में एक साथ देखते हैं कि क्या चीज है ये। पहली है सारण खाद्य श्रृंखला। दूसरी है मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी। और 3 नंबर है परजीवी। ये खाद्य श्रृंखला है 3, चारण खाद्य श्रृंखला, मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला और परजीवी खाद्य श्रृंखला। पहले अपने चारण खाद्य श्रृंखला की देखते हैं कि इसका क्या एग्जांपल है। चारण खाद्य श्रृंखला का अपने देखा था कि इसमें क्या होता है, इनकी जो आकार है वो बढ़ता जाता है। आकार तो क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब ने इनकी विशेषता देखनी है, मुख्य मुख्य तीनों की एक साथ। आकार बढ़ता जाता है लेकिन जो संख्या है वो क्या है, कम होती जाती है। एग्जाम्पल अपने एग्जाम्पल किया था इसमें घास के 15 पौधे, इसको कीट खाते हैं 100 कीट। इन 100 कीट को 20 मेंढक खाते हैं और इन 20 मेंढक को 5 सांप खाते हैं। इनको 5 सांप खाकर और इन 5 सांप को 2 बाज खाते हैं। ये 2 बाज खाते हैं तो इसमें इनके आकार में तो वृद्धि हो रही है लेकिन जो इनकी संख्या वो निरंतर कम होती जा रही है। ऐसी श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब आते हैं मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी में क्या होता है कि पदार्थ से अपघटन, पदार्थ से अपघटन की ओर जाने वाली श्रृंखला मर्तोपजीवी कहलाती है। जैसे कवक, कवक को जीवाणु, जीवाणु को मछली और मछली को पक्षी। अब इसमें पक्षी के मरने के बाद वापस ये सेम प्रोसेस हो जाएगी अपघटन की, अर्थात यही अपघटन की प्रोसेस चलती रहती है और ये निरंतर इसी तरह श्रृंखला में बनी रहती है। इससे पदार्थ से अपघटन की ओर रहता है, यह अपने भोजन प्राप्त करता है और उसके बाद ये अपघटन की क्रिया होती है, इसलिए इसको पदार्थ से अपघटन की क्रिया से होने वाली मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आगे आती है परजीवी। परजीवी में क्या होता है, परपोषी से परजीवी तक। इसका एग्जांपल घास को हिरण और हिरण को शेर और शेर पर जूं। ये और घास कहां से प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया करता है, सूर्य से। सूर्य इसको प्रकाश देता है, सूर्य इसको प्रकाश देता है जिससे इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है और ये अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन ये इसके सूर्य के ऊपर परजीवी है, लेकिन जो हिरण है इसके लिए घास परपोषी है और हिरण परजीवी है। और लेकिन शेर के लिए हिरण परपोषी है और शेर परजीवी है। मतलब इनके आगे के आगे संबंध उल्टे होते जाते हैं। अब जूं है वो परजीवी है लेकिन जो शेर है वो परपोषी है, इसलिए ये परपोषी से
परजीवी तक चलने वाली जो खाद्य श्रृंखला है इसको परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अपना खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं अपने खाद्य जाल। यदि किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, एक साथ है तीनों टॉपिक आपके पास दिया जा रहा है, आप ले सकते हो। इसमें आगे देखते हैं अपने इसकी खाद्य जाल। अब खाद्य जाल में क्या होता है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब। अब जो खाद्य जाल होते हैं वो कई श्रृंखलाओं से जो अपने एक बनाई थी, जैसे कोई भी आपने अपने ले लेते हैं, जैसे कवक, कवक को जीवाणु, इसको मछली और मछली को पक्षी, ये खाते हैं। तो ये तो एक थी खाद्य श्रृंखला। लेकिन खाद्य जाल में क्या होता है, एक जीव के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाने के लिए। जैसे पक्षी है, चिड़ी मान लेते हैं, वो घास को भी खा सकती है। और मछली है, वो अन्य छोटी मछलियों को भी खाती है। तो इस प्रकार जो खाद्य जाल में है वो एक जीव के पास अनेक ऑप्शन आ जाते हैं उनके भोजन के, जिससे अनेक जटिल संरचना बनती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। अपने इसके परिभाषा पे ध्यान न देकर अपने उसका मेन पॉइंट देखते हैं कि खाद्य जाल रियल में है क्या। इसकी विशेषता देखते हैं कि खाद्य जाल की क्या है। एक जीव के पास अन्य विकल्प होते हैं। अन्य विकल्प मतलब खाद्य जाल में पहली विशेषता में खाद्य जाल में अन्य विकल्प का मतलब होता है कि जो उसके कई प्रकार के भोजन उसमें पाए जाते हैं, जिससे वह अपनी प्रजाति बनाए रखता है। दूसरा, जटिल जटिल संरचना होती है। तीसरा, इसमें श्रृंखला पृथक पृथक नहीं पाई जाती। मतलब जो अपने अलग अलग श्रृंखला की थी वो अलग अलग नहीं पाई जाती, वो एक जाल बनाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। पृथक पृथक नहीं होती, यह है इसकी विशेषता। और अब अपने इसका देखते हैं एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल से दी बेट समझ में आया कि खाद्य जाल है क्या। खाद्य जाल देखें तो अपने अपने इसकी संरचना में आते हैं खाद्य जाल की कि कैसी होती है। आप मान लो घास का पौधा है, तो इस घास को हिरण भी खाता है, बकरी भी खाती है, खरगोश भी खाता है, चिड़ी भी खाती है, कीट भी खाते हैं। मतलब इस पे बहुत से जीव डिपेंड हो गए। अब हिरण है, हिरण को भेड़िया खा गया, ठीक है। कीट को मेंढक, और जो चिड़ी है वो कीट को भी खा सकती है। अब मेंढक है, उसको सांप खा जाता है, और सांप कीट को भी खाता है, और भेड़िया वो खरगोश को भी खाता है, बकरी को भी खाता है, और हिरण को भी खाता है। अब
जो ऊपर इसका शीर्ष होता है वो होता है बाज। बाज है वो चिड़ी को भी खाता है, सांप को भी खाता है, और मरने के बाद भेड़ियों को भी खा जाता है और वैसे भी खा जाता है, और खरगोश को भी खाता है। अब ये एक प्रकार का क्या हो गया, जाल निर्मित हो गया। इसमें आप देखो कि अपने एक विशेषता थी कि एक जीव के पास अन्य विकल्प, कई विकल्प होते हैं। तो विकल्प कैसे होते हैं कि बाज के पास कितने विकल्प आ गए कि यह अनेक जीवों को खा सकता है, लेकिन जो अपनी खाद्य श्रृंखला थी उसमें एक जीव एक ही जीव को खा सकता है या कोई भोजन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें खाद्य जाल में क्या होता है कि एक जीव के पास अन्य कई ऑप्शन आ जाते हैं। अब कीट है वो घास को खाता है, और कीट को मेंढक भी खाता है और चिड़ी भी खाती है, और चिड़ी को बाज खाता है, और मेंढक को सांप खाता है, और सांप को बाज खा जाता है, और भेड़िया वो हिरण को भी खाता है, और खरगोश को भी और बकरी को भी। इस प्रकार एक प्रत्येक जीव के पास अलग अलग अनेक ऑप्शन हो गए, जिससे वो अपना अलग अलग विकल्प बनाए रखते हैं, उसकी संरचना वो जटिल बनाए रखता है। एक इसमें क्वेश्चन बनता है खाद्य जाल में कि सबसे ज्यादा स्थायी खाद्य जाल कौन सा होता है, कौन सा या कैसे होता है, या कैसे होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो खाद्य जाल जितना जटिल होगा, खाद्य जाल जितना जटिल होगा, मतलब जितना जटिल होगा वह उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। मतलब इनमें जटिल होने के कारण क्या हो जाएंगे, प्रत्येक जीव के पास अनेक ऑप्शन है वो अलग और आ जाएंगे। अब इनमें आपने देखे तो यह एक जटिल प्रकार का, यह प्रत्येक के पास 2 या 3 ऑप्शन है। तो इसमें अपने जो अब ये क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा स्थायी खाद्य जाल कौन सा होता है, तो खाद्य जाल वह स्थायी होता है जो जितना जटिल स्थायी जाल होगा, जितना जटिल होगा खाद्य जाल वह उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि अनेक ऑप्शन होने के कारण वह अपने प्रकृति में बनाए रखता है। और एक यदि खाद्य जाल में 1 या 2 समष्टि विलुप्त हो जाती है तो खाद्य जाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने देखे तो भेड़िया है वो हिरण को भी खाता है, खरगोश को भी खाता है और बकरी को भी खाता है, और बाज भी खाता है खरगोश को। लेकिन इसमें यदि अपने खरगोश को लुप्त कर दें तो बाज को तो चिड़ी को भी खाता है बाज, और भेड़ियों को भी खाता है, सांप को भी खाता है, और यह बकरी को भी मरने के बाद खा सकता है। लेकिन जो खरगोश पे है उसमें समष्टि पर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ रहा है। भेड़ियों को भी बहुत सारे ऑप्शन है, बाज के भी पास बहुत ऑप्शन है। इससे यदि कोई एक समष्टि विलुप्त होती है तो खाद्य जाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक अपने इसका खाद्य जाल का एक एग्जांपल और देखते हैं, वो क्या है। जो खाद्य जाल है वो हमेशा उत्पादक से स्टार्ट होता है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो कैसे है, घास है वो अपना एक उत्पादक है। हमेशा खाद्य श्रृंखला जो खाद्य जाल है वो घास से ही स्टार्ट होगा। इसको अपने मान लेते हैं कि हिरण खाता है, बकरी और कीट। अब इसमें शीर्ष उपभोक्ता अपने लेंगे शेर को। अब जो हिरण है वो उसको शेर खा जाएगा, बकरी को भी खा जाएगा, और जो कीट है उसको खाता है मेंढक, चिड़ी, और अब इनको मेंढक है उसको सांप खाता है, और सांप को मोर खाता है, और मोर को शेर भी खा सकता है, इसलिए शीर्ष उपभोक्ता है। अब जो चिड़ी है वो कीट को भी खाती है और घास को भी खाती है, और बकरी को शेर खाता है, और हिरण है उसको भेड़िया भी खा सकता है, और बकरी को भेड़िया खा सकता है, और इस भेड़िया को शेर खा जाता है।
अब ये अपने पास बहुत ऑप्शन हो गए, और ऑप्शन भी है तो खरगोश एक और ले लेते हैं। खरगोश को शेर भी खाता है और भेड़िया भी खाता है। तो इसमें जो शीर्ष उपभोक्ता है जिसको कोई नहीं खाता वो है शेर, शीर्ष उपभोक्ता वो क्या है, शेर है। ये अपने आज खाद्य जाल का टॉपिक पूरा होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि इससे कोई संबंधित क्वेश्चन है तो आप डालिए आप कमेंट बॉक्स में और पूछिए। अब अपने इसका स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड्स। पारिस्थितिकी पिरामिड स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संख्या, जैव संख्या पिरामिड, और दूसरा होता है जैव भार पिरामिड, और 3 नंबर है वो है ऊर्जा पिरामिड। अब इनमें तीनों में उल्टे भी बनेंगे और सीधे भी बनेंगे। जो जैव संख्या पिरामिड है उसमें सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। कैसे बनेगा? जो स्थलीय है उसमें उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। जैव भार में है उसमें भी दोनों प्रकार के बनेंगे, उल्टा और सीधा। लेकिन जो ऊर्जा पिरामिड है इसमें हमेशा सीधा बनेगा। ये 3 प्रकार के पिरामिड है, जैव संख्या पिरामिड, जैव भार और ऊर्जा पिरामिड। इनकी विशेषता है कि जैव संख्या पिरामिड है उनमें जीवों की संख्या के अनुसार पिरामिड बनाए जाते हैं और सीधा और उल्टा दोनों होते हैं। और जैव भार में इनके जैव भार या उनके जो भार है उनके अनुसार बनाए जाते हैं, यह उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। और जो ऊर्जा पिरामिड है उसमें एनर्जी फ्लो मतलब ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर के नियम पर बनता है और हमेशा सीधा बनता है। अब अपने पहला करते हैं जैव संख्या पिरामिड। जैव संख्या पिरामिड में जैव संख्या पिरामिड, इससे पहले अपने पारिस्थितिकी पिरामिड है उसके बारे में देख लेते हैं कि यह सन 1927 में दिया गया और इसे दिया था एल्टन वैज्ञानिक ने। एल्टन वैज्ञानिक ने दिया था। इसका दूसरा नाम एल्टेनियन पिरामिड भी कहते हैं। एल्टन वैज्ञानिक ने दिया सन 1927 में। अब पहले अपने जैव संख्या पिरामिड में देखते हैं कि पोषक स्तर है उनका जो उत्तरोत्तर विवरण है वो पिरामिड या मानचित्र के द्वारा उल्लेख करना वो क्या होता है, जैव संख्या पिरामिड होता है। उदाहरण के लिए इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि जो एक तो है इसका खेत का पिरामिड और तालाब इसमें नहीं होगा, खेत का और या स्थलीय होगा। तो जैव संख्या उसमें क्या होगी कि जीवों की संख्या के अनुसार, जीव संख्या के अनुसार पिरामिड बनेंगे। जो जीव संख्या के अनुसार पिरामिड हो गए वैसे अपने पहला देखते हैं कि जो वृक्ष है, एक वृक्ष है, वृक्ष तो एक है लेकिन उस पे पक्षी बैठे हैं 20 पक्षी बैठे हैं और इन पक्षियों पर 200 सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव है तो इसमें होगा 200, 20 और 1। तो इसका पिरामिड है वो कुछ ऐसे बनेगा। अर्थात इसका जो पिरामिड है वो उल्टा बनेगा। जैव संख्या पिरामिड में उल्टा पिरामिड ऐसे बनेगा
कि जो वृक्ष है वह तो एक है, लेकिन जो उस पर बैठने वाले पक्षी है वो 20 है, और उन पक्षियों पर जो सूक्ष्म जीव है या कीट है वो कितने हैं, 200 है। तो इसको अपने उल्टा पिरामिड कहते हैं। इस प्रकार के पिरामिड को उल्टा पिरामिड कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप है वो उल्टी है। तो यह हो गया उल्टा पिरामिड। और दूसरा अपने देखते हैं इसका सीधा पिरामिड कैसे होगा। घास, घास को कीट और कीट को मेंढक, मेंढक को सांप। अब जो घास के पौधे हैं आप मान लो 100 हैं, और उनको कीट खाने वाले कितने हैं, जो कीट है वो इससे कम होंगे, मान लो आप 80 होंगे, और इन 80 कीटों को मेंढक है वो 20 मेंढक खाएंगे, और इन 20 मेंढक को 5 सांप खाएंगे। मतलब इसका उसमें क्या हो रहा था, यह उल्टा था, और लेकिन इसमें क्या है, उत्तरोत्तर यह बढ़ रहा है, इसलिए इसका पिरामिड है वो ऐसे हो जाएगा। घास, घास को कीट, कीट को मेंढक, और मेंढक को सांप। यह एक क्या है, सीधा पिरामिड है, सीधा पिरामिड है। जीवों की संख्या के अनुसार यह पिरामिड बनते हैं। जैसे घास के 100 पौधों को 80 कीट खाते हैं, और 80 कीटों को 20 मेंढक खा जाते हैं, और 20 मेंढक को 5 सांप खा जाते हैं। जो अपने उल्टा पिरामिड था उसमें क्या था कि वृक्ष तो एक ही है, लेकिन इसमें पौधे क्या है, घास के 100 है, और इस पर रहने वाली चिड़िया थी या पक्षी थे वो 20 थे, और इसमें घट रहे हैं, इसमें बढ़ रहे हैं। तो इसका जो बढ़ रहे हैं इसके कारण इसका क्या होता है, उल्टा, लेकिन ये है वो सीधा पिरामिड है। इस प्रकार जीव संख्या पिरामिड में क्या होता है कि यह उल्टा और सीधा दोनों होता है। एक बार थोड़ा और इसको देख लेते हैं। इसकी अपने परिभाषा पे कि जीव संख्या के अनुसार पोषक स्तरों को पिरामिड या चित्र की सहायता से उत्तरोत्तर प्रदर्शित करना। जो भी अपने पिरामिड बनाए थे वो जीव की संख्या के अनुसार ही बनाए गए थे, और पोषक स्तरों को उनकी जो बढ़ती है, जो वो कौन परजीवी और कौन परपोषी है उसको अलग अलग स्तरों में बांटकर अपने जो किया वो ही क्या है, जैव संख्या पिरामिड है। अब दूसरा टाइप देखते हैं इसका। जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड में क्या होता है कि उसमें तो हमने क्या किया था, जीव संख्या के अनुसार, लेकिन इसमें जीवों के भार, जीवों के भार मतलब वेट, इनके वेट के अनुसार अपने जो पोषक स्तरों से उत्तरोत्तर जो उसका प्रदर्शित करेंगे पिरामिड, वो क्या है, जैव भार पिरामिड। इसका एग्जांपल देखते हैं। जो सीधा पिरामिड है वो कैसे होता है। अब जो जैव भार में आपको बताते हैं कि जो उसमें उल्टा बना था इसमें सीधा बनेगा। वो कैसे कि एक वृक्ष है, वृक्ष है, उसका मान लो कि 1000 किलोग्राम है वजन,
लेकिन जो उस पर बैठने वाली 20 चिड़िया थी उसका ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 1 किलोग्राम। और जो उस पर 20 चिड़ियों पर जो 100 सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव, उसका वेट कितना होगा, जितना मर्जी मान लो 500 ग्राम मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, जीवों की संख्या का जो भार है वो घटता जा रहा है, भार घटता जा रहा है। तो इसका जो पिरामिड है अब की बार सीधा बनेगा, इसका 1000 किलोग्राम, इसका 1 केजी और इसका 500। ये हो गया वृक्ष का, ये होगा चिड़ी का और ये होगा सूक्ष्म जीव का। तो इसमें जो वेट है वो सबसे ज्यादा है वृक्ष का, उससे कम है चिड़ी और चिड़ी से कम है सूक्ष्म जीवों का। अर्थात इसका जैव पिरामिड है वो अब की बार क्या बनेगा, सीधा बनेगा जैव भार की संख्या के अनुसार। जो वृक्ष है आपके एग्जाम्पल में वृक्ष का उदाहरण है वही सबसे ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि इनमें जैव संख्या पिरामिड और जैव भार पिरामिड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो अपने कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जीव संख्या है, जैव संख्या पिरामिड है, उसमें तो जीवों की संख्या के अनुसार बनाना है, और जो जैव भार पिरामिड है उसमें जैव भार के अनुसार बनाना है। इसलिए जैव भार का सीधा पिरामिड हो गया। अब इसका अपने उल्टा पिरामिड देखते हैं कि वो कैसे है। जो इसका स्थलीय पिरामिड होता है वो तो होता है सीधा, ये इसका क्या है, स्थलीय पिरामिड। अब देखते हैं जलीय पिरामिड। जलीय पिरामिड हमेशा होता है उल्टा, जैव भार के अनुसार। तो अपने इसमें देखते हैं कि जो समुद्र में होते हैं वो पलवक, मान लो आप पलवक घास, और इन पलवक घास को खाते हैं छोटे जीव, छोटे कीट मान लो आप, और इन कीट को खाते हैं छोटी मछली, और इन छोटी मछलियों को खाती है बड़ी मछली, या कर लो व्हेल मछली। अब इनमें जो सबसे ज्यादा वेट होगा वो व्हेल मछली का होगा। इसका पिरामिड कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसे कि जो व्हेल मछली है उसका अपने मान लेते हैं कि 1000 किलोग्राम है, और जो छोटी मछली है इसका अपने मान लेते हैं 500 किलोग्राम है, और जो छोटे कीट है वो 200 किलोग्राम मान लेते हैं, और जो पलवक घास है उसका अपने मान लेते हैं 100 किलोग्राम। मतलब इनकी जो जैव भार है वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जो जलीय पिरामिड है वो इस प्रकार उल्टा बनेगा। व्हेल मछली का वेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और जो पलवक है उसका कम होगा, छोटे कीट है उनका उससे थोड़ा ज्यादा होगा, और जो छोटी मछली है वो उनका छोटे कीटों से थोड़ा ज्यादा होगा, और जो बड़े व्हेल मछली है उनका सबसे ज्यादा ही वेट होगा। इसलिए इसका सबसे ज्यादा वेट होने के कारण जलीय पिरामिड है वो हमेशा उल्टा बनता है। ये अपना जैव भार के अनुसार पिरामिड हो गया। अब आगे अपने इसका देखते हैं कि जो एनर्जी पिरामिड है, ऊर्जा पिरामिड है, वो कैसे बनता है। ऊर्जा पिरामिड है उसमें एक 10% का नियम लागू होता है। 10% का नियम से क्या मतलब होता है कि यदि कोई जीव अपना भोजन खाता है, तो यदि उस जीव को अन्य जीव खाएगा तो उसके भोजन का 10% ही अगले जीव को मिलेगा।
मतलब इसका जो 90% जीव है, जो पहला जीव खाता है वो अपना खपत कर लेता है, लेकिन जो आगे नया जीव खाता है उसको केवल उसका 10% ही मिल पाता है। यह है 10% का नियम। अब इसको अपने देखते हैं कि एनर्जी पिरामिड है उसमें कैसे लागू होता है। ऊर्जा पिरामिड का एग्जांपल देखते हैं कि जो प्रोडक्टिव होता है, जो प्राथमिक उत्पादक है, जिसको अपने पीपी बोलेंगे, उसमें यदि 10,000 किलो जूल है तो प्रोडक्टिव आपने अपने मान लेते हैं घास, और इसको प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब पीसी, प्राथमिक कंज्यूमर, और आगे इसको खाता है द्वितीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब एससी, इसको द्वितीय को खाता है तृतीय उपभोक्ता, इसको बोलते हैं टीसी। तो इसको 10,000 मिल रही है, लेकिन जो इसको मिलेगी वो 1,000 ही मिलेगी, क्योंकि 10% का नियम लागू हो जाता है। और इस 1,000 से प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएगा तो इसको मिलेगी 100, और इससे जो द्वितीय उपभोक्ता है उसको तृतीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता के पास 100 है, लेकिन ये अपनी जो एनर्जी है वो यूज कर लेगा, लेकिन जो 10% स्टोर करता है वो तृतीय उपभोक्ता मिल जाती है और 10 किलो जूल ही मिलती है। अर्थात इसमें 10% का नियम फॉलो होता है। तो इसमें इसका पिरामिड ऐसे होगा, सीधा बनता है हमेशा, ये आपको शुरुआत में बताया गया था, मतलब 10,000 किलो जूल, उसके बाद 1,000, और उसके बाद 100, और बाद में 10 किलो जूल। अब इसको आपने कैसे करना है, इसको पीपी और इसको पीसी और इसको एससी और इसको टीसी। इस प्रकार जो एनर्जी का पिरामिड है या ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड है वो 10% नियम के अनुसार इस प्रकार सीधा बनेगा, और अगले जीव को ओनली फॉर 10% ही उसका भोजन मिल पाएगा, उसका ऊर्जा मिल पाएगी। इस प्रकार पारिस्थितिकी पिरामिड के साथ आज का अपना टॉपिक पूरा होता है, और आगे आप को नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे पारिस्थितिकी के। और अपना आपका यदि इसके संबंधी कोई क्वेश्चन है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि हमारे वीडियो में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिए अपनी, जिससे हम आपको इससे बेटर भी कुछ कर सके। धन्यवाद।